अस्सलामुअलैकुम ख़वातीन और हज़रात, सियासी और समाजी मुस्कुराहटों के रंग लिए एक बार फिर हाजिर खिदमत हैं। मैं हूं आपका मेजबान खालिद अब्बास डार और मेरे साथ मौजूद है डार्लिंग बमाई डिप्टी डार्लिंग। जलते हैं अरमान मेरा दिल रोता है, बिजली का जब बिल वसूल होता है। चुप कर जा मेरे बेटे तू क्यों रोता है, IMF से गवर्नमेंट का समझौता है। जलते हैं अरमान मेरा दिल रोता है, बिजली का जब बिल वसूल होता है। IMF काश तो हो जाए GMF। बेटा GMF हो गई तो आएगा कुछ नहीं। तुम लोगों को महंगाई मार गई है मेरा ख्याल है। और बाबियो महंगाई ने तो ऐसा रगड़ा लगाया है कि अवाम की मत मार दी है महंगाई ने। मैं 20 साल पहले डार साहब 100 का नोट जेब में डाल के जाता था बाजार में, थैला चीजों का भर के ले आता था। करेक्ट ताया, वाकई तो 20 साल पहले थैला भर के ले आता था, क्योंकि उस टाइम दुकानों पे कैमरे नहीं लगे हुए थे। अब हर दुकान पे कैमरा लगा हुआ है। सॉरी ताया, वो असल में ताया के कहने का मतलब ये है डार साहब कि पहले आदमी जेब में पैसे डाल के लेके जाता था तो थैला भर के लाता था, और आज थैले में पैसे भर के लेके जाते हैं और जेब में चीज डाल के लेके आते हैं। एक सियासी तजिया तो करें डार साहब, ये जो हुक्मरान हैं पूरी अवाम का खून चूस रहे हैं। इससे बेहतर नहीं कि हम किसी जरूरतमंद को, मरीज को खून दें, सवाब का सवाब हो, उसकी जान भी बच जाए। ताया है तो सवाब का काम। अगर आपने एक मरीज को खून दे दिया है तो दोबारा 2 महीने बाद अपना खून दे सकते हो दूसरे मरीज को। लेकिन डार साहब हमारे हुक्मरान तो रोजाना 2 बोतलें खून की निकाल रहे हैं। ताया देख, मेरा चिट्टा सफेद रंग अब कैसा हो गया। बेटा ये खून की कमी की वजह नहीं है, ये गैरत की कमी है। ओ ताया, मुझ में गैरत की कमी नहीं है, यहाँ सस्ती खुराक की कमी है। डार्लिंग, शायद तुम्हें अंदाजा नहीं है कि हमारा मुल्क इस वक्त सख्त माली बहरान में है, इसलिए दूसरे मुल्कों से कर्जा लेना पड़ रहा है। ओ बाबियो, मेरी समझ में एक बात नहीं आ रही कि एक तरफ से हुकूमत कर्जा ले रही है और दूसरी तरफ जवानों को कर्जा दे रही है। क्या हमारी सारी जिंदगी कर्जा लेने और कर्जा देने में गुजर जाएगी? बेवजीर खजाना, बेवजीर खजाना कर्जाई को जया, वर्ल्ड बैंक होवे या अमेरिका वे कर्जा इको जया। उधरों लेना इधर देना वे कर्जा इको जया, बेवजीर खजाना। डार्लिंग, एक अच्छी खबर सुनाऊं तुम्हें। वजीर आजम पाकिस्तान ने कौमी असेंबली में अपना 7वां खिताब किया है। ओ बाबियो, मेरी समझ में एक बात नहीं आ रही, यानी 7 महीने में 7वां खिताब। ये मियां साहब असेंबली से इतनी छुट्टियां क्यों करते हैं? डार्लिंग, और भी दुख है जमाने में असेंबली के सिवा। जैसे वजीर आजम पाकिस्तान ने इस दफे कहा है कि मैं इसलिए असेंबली में आया हूं कि मुझे अंदाजा हो गया है कि अरकान असेंबली मेरे बगैर सख्त उदास। बाबियो उदास थे? मुझे तो ऐसे लग रहा है जैसे असेंबली के सारे अरकान जो हैं उन्होंने मियां साहब को अपना असली मियां समझ रखा है। हो सकता है कि बुए के साथ लग के उनका दिन भर इंतजार भी कर रहे हों। हर दिन तेरा तक दे सारा, इना कुर्सियां तो पूछ मियां वे। हर दिन तेरा तक दे सारा, इना कुर्सियां तो पूछ मियां वे। असी रह गए सारे तन्हा, असी रह गए सारे तन्हा, अपोजिशन को लो पूछ मियां वे। इते आंदा सिर्फ चौधरी निसार, 1 पीपल को लो पूछ मियां वे। मियां जी की आमद ट्रैफिक की जामद। तो बाबियो, मेरी तो समझ से बाहर हो गया। ना बल्दियाती इलेक्शन हो रहे हैं, ना CNG मिल रही है, ना लोड शेडिंग कम हो रही है। ये गवर्नमेंट मुल्क चला रही है या टाइम टपा रही है? मियां सानू महंगाई दे मथे तू लाके, ते हुण साडा जान क्यों नहीं बनदा।
CNG नाले बंद करा के ते हुण साडा जान क्यों नहीं बनदा लोड शेडिंग बिजली दी होर बढ़ा के ते हुण साडा जान क्यों नहीं बनदा ते हुण साडा जान क्यों नहीं बनदा। तुम लोगों का एहतजाज बिल्कुल ठीक है। हाँ देखो ना, आवाम को अगर जरूरियात जिंदगी भी ना मुयस्सर हो तो फिर एहतजाज तो बनता है। ओ बाबियो, हम कब तक रोते रहेंगे? ये हुक्मरान जो है ये अगर कैद भी हो जाए ना तो जेल में भी बड़ी शहाना ठाठ से रहते हैं। क्या बात। और हम आवाम जो हैं अपने ही घरों में एक आम से कैदी की तरह जिंदगी गुजार रहे हैं। जैसे हम दोनों को 32 साल कैद अपने घर में हुई है। डार साहब हक्की सच्ची बात है, अगर बिजली नहीं आती ना तो पानी भी नहीं आता। आप यकीन करना, अभी खाली बाल्टी से नहा के आया हूँ। जरा ये तो बताओ कि खाली बाल्टी से कैसे नहाते हैं? और डार साहब जैसे खाली खजाने से मुल्क चलाते हैं। खाली खुली वादे करके छोड़ने का नहीं, मियाँ जी मुंह अपना मोड़ने का नहीं, कौम से माल यूं बटोरने का नहीं, अवाम का खून यूं न छोड़ने का नहीं। ये सारा अगल बगल है, ये सारा अगल बगल है, ये सारा अगल बगल है, ये सारा तेरा शुगल है, ये सारा गल बगल है। मियाँ साहब सुन लो दुहाई, हाय ये महंगाई। डार्लिंग दुहाई छोड़ो और जुगनी सुनाओ। क्या जुगनी? हाँ चल बेटा लगा ठेका। एक डार्लिंग और एक डार आ गए एक्सप्रेस न्यूज पे यार, हर खबर पर नजर यार, करते पाकिस्तान से प्यार। वो फिर मेरे जुगड़ी कहनी है जेड़ी दूर झूठ तो रहंदी है, सब गल्लां सच्चियां कहंदी है, बस अल्लाह अल्लाह कहंदी है। हो गई महंगाई तूफानी, मिलती बिजली गैस न पानी, रोंदी घर घर हर जनानी, कदोए मुक्केगी परेशानी। फिर मेरे जुगड़ी कहंदी है जेड़ी दूर झूठ तो रहंदी है, सब गल्लां सच्चियां कहंदी है, बस अल्लाह अल्लाह कहंदी है। सच्ची गल करा मैं काके, लगे था उत्ते नाके, होंदे फेर भी कतल ते डाके, कोई रोके ना नू जाके। ओए फिर मेरे जुगड़ी कहंदी है जेड़ी दूर झूठ तो रहंदी है, सब गल्लां सच्चियां कहंदी है, बस अल्लाह अल्लाह कहंदी है। मुक गई लीडरां विच लड़ाई, बन के दोवें भाई भाई, मैं नहीं कहंदा कहंदी खुदाई, दोवां ने अकलमंदी दखाई। ओए पीर मेरे जुगड़ी कहंदी है जेड़ी दूर झूठ तो रहंदी है, सब गल्लां सच्चियां कहंदी है, बस अल्लाह अल्लाह कहंदी है। तो लीजिए ख्वातीन और हज़रात, वक्फा हुआ चाहता है, मिलते हैं इस वक्फे के बाद। सरदारी रे तेरे बिना भी क्या जीना, तेरे बिना भी क्या जीना। वेलकम बैक नाजरीन, इस वक्त लाइन पर हमारे साथ मौजूद हैं लाहौर हाई कोर्ट की साबका जज, शायर मशरक अल्लामा इकबाल की बहू मोहतरमा नासरा जावेद इकबाल। जय साहिबा, वेलकम टू द शो। जरा ये तो फरमाइए कि इतनी बड़ी शख्सियत की बहू हैं आप, क्या आप शायरी का जौक रखती हैं?
मुझे तो अभी गीदड़ भी नहीं कहने आते, तो शेर तो बहुत दूर की बात है। जरा ये फरमाइए, क्या कभी आपकी अदालत में ऐसा कोई केस आया है जिसे सुनकर आपको मुल्जिम पे तरस आया हो? आते तो हैं, जहाँ खास तौर पे नौजवानों ने कोई जुर्म का इर्तिकाब किया हो ना, तो इंसान सोचता है इनकी सारी जिंदगी जो है अब इस एक जुर्म की वजह से तब्दील हो जाएगी, और अगर इनको सजा हो गई तो ये जाहिर है इनके सारे हालात ही बिगड़ जाएंगे। जरा ये फरमाइए कि अगर मियाँ बीवी दोनों जज हों तो घर में किसका फैसला माना जाएगा? जितनी देर डॉक्टर साहब जज थे या चीफ जज थे या सुप्रीम कोर्ट में थे, मैं उतनी देर अदालत में गई ही नहीं। फिर जब मैं जज बन गई तो फिर जाहिर है मेरा ही हुक्म चलता था, फिर जज का तो हुक्म चलना होता है ना। जरा ये फरमाइए कि आपके हस्बैंड अपने प्रोफेशन में तो परफेक्ट हैं, घर में कैसे मियाँ हैं वो? प्रोफेशन तो खैर अब उनकी बहुत पुरानी बात हो गई, उनकी रिटायरमेंट हुई थी 1989 में। तो जहाँ तक घर का ताल्लुक है, शुरू से लेके आज तक उन्होंने घरेलू मसाइल में कभी मुदाखलत की ही नहीं। जो कुछ घर के अंदर फैसला था वो हमेशा मेरा ही होता था, चाहे मैंने वकालत भी ना की हो, अदालत भी ना की हो उससे पहले, शुरू दिन से। अच्छा, जरा ये फरमाइए कि अगर आप रिटायर्ड चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी की जगह होती तो 12 अक्टूबर को आप क्या करती? 12 अक्टूबर को वही करती जो उन्होंने किया, आराम से घर चली जाती। जरा ये फरमाइए, क्या आप भी जज होने के बाद तन्हाई पसंद थी? देखिए, तन्हाई पसंद तो इंसान की फितरत के खिलाफ है, क्योंकि इंसानी जो फितरत है उसमें एक ये बात है कि आप और लोगों के साथ रहना पसंद करते हैं। जज होने में सिर्फ ये फर्क है कि आप ऐसे माशरे में ज्यादा बाहर नहीं निकलते जहाँ किसी का आपके अदालत के मामलात में कोई सवाल जवाब होने का मौका हो, लेकिन अपने अजीज़ों रिश्तेदार में और घर के अफराद के साथ तो आप वैसे ही घुल मिल सकते हैं जैसे कोई भी शहरी हो। हर शहरी का ये तो हक है। जरा ये फरमाइए कि जज को घर में इंसाफ पसंद होना चाहिए या कॉम्प्रोमाइजिंग? देखिए, घर में तो कॉम्प्रोमाइज करना लाजमी होता है। जब मैं जज थी और मेरे बेटे जो माशाल्लाह अब तो बूढ़े हैं, तो वो कभी कोई चीकी सी बात करते या गुस्ताखी करते तो मैं कहती अच्छा मैं तुम्हारे पे कंटेम्प्ट लगाने लगी हूँ। तो इतने नाराज हो गए ये छोटी सी एक बात पे कि मैंने तहैया कर लिया कि घर में जो अदालत का रवैया है ना वो लेके आना ही नहीं। घर में तो इंसान घरेलू होता है, एक फर्द जैसे माँ है या बीवी है, तो बस उस तक ही महदूद रहना चाहिए। बीबी, जरा ये फरमाइए कि फनून लतीफ़ा की किस सिन्फ से दिलचस्पी है आपको? देखिए, फनून लतीफ़ा में अब तो है बुढ़ापा ही आ गया, लेकिन जवानी में मौसीकी का शौक था। फिर मैंने गाना सीखने की कोशिश की क्योंकि मेरे शौहर बड़ा अच्छा गाना गाते थे, तो मैंने रियाज करनी शुरू की। तो एक दिन मैंने जब अपने रियाज के हवाले से कुछ सुनाया तो कहने लगे बेहतर यही है कि आप ये छोड़ ही दें। तो फिर मैंने छोड़ दिया। बाहर कैफ ड्रामे का भी मुझे काफ़ी दिलचस्पी थी, और किताबें जो हैं या लिटरेचर वो तो फ़नून लतीफ़ा में शायद आता ही ना हो, लेकिन मुझे किताबें पढ़ने का अब भी बड़ा शौक़ है। और ये जब मैं समझती हूँ नौजवानों में और बूढ़ों में एक कदर जो है वो मुश्तरक है कि सब ही किताबें पढ़ने के शौकीन होने चाहिए। ख़ास तौर पे पाकिस्तान में जो पढ़े लिखे लोग हैं और हम अकलियत में हैं, हमें किताबें पढ़ने का शौक़ ज़रूर होना चाहिए। जय साहिबा, डार्लिंग के ज़हन में भी चंद सवाल आते हैं, ज़रा इसकी सुन लीजिए। चल बे डार्लिंग। सुभान अल्लाह, इंसाफ की दुनिया, खरी शख्सियत। जय साहिबा, जरा ये तो बताएं कि कानून और इंसाफ में किसको मद्देनजर रख के फैसले करने चाहिए हैं? देखिए करीने, इंसाफ तो यही है कि कानून के मुताबिक आप फैसला करें, लेकिन इंसाफ को हमेशा मद्देनजर रखना ज़रूरी है, और ये दोनों जब इकट्ठे हों तो तभी आप अदल कर सकते हैं। जय साहबा, जो हमारी अदाकारा मीरा है ना जी, उसने कहा है कि पाकिस्तान के कौमी तराने के खालिक अल्लामा इकबाल हैं। इस बात पे आपको खुशी हुई, हंसी आई या गुस्सा? नहीं, देखिए ना खुशी हुई ना गुस्सा आया और हंसी भी नहीं आई, क्योंकि कहते हैं ना कि हर शख्स अपने जहनियत के मुताबिक जो बात कहता है वो कहता है, तो इसमें कोई ऐब नहीं है। अगर उनको लगा कि ये अल्लामा इकबाल ने लिखा है तो अच्छी बात है, उनके ज़र्फ के मुताबिक ठीक था। जय साहब, जरा ये फरमाएं कि आपके साहबजादे वलीद को
इलेक्शन में शिकस्त कैसे हुई? मैं तो इसका बड़ा आसान जवाब जानती हूँ। जब उसने हिस्सा भी लिया तो मैंने उसको कहा था, देखिए ये है सरमायादारों का खेल, और वो चाहे जिम्मेदार हों या सनतकार हों या ठेकेदार हों या थानेदार हों, ये उन्हीं को सचता है। कलमकारों का तो काम ही नहीं, और हम सारा खानदान कलमकारों का है। इसलिए सियासत में कामयाबी जो है आजकल के ज़माने में मुमकिन नहीं। शायद इस सदी के बाद कोई तब्दीली आ जाए या 2-3 दिहाइयों के बाद, लेकिन फ़िलहाल 66 साल में जो मैंने पाकिस्तान की ज़िंदगी का मुशाहिदा किया, उसमें ये कलमकारों के हवाले नहीं आती सियासत, और ये अक्सर व बेशतर सरमायादारों के काबू में ही है। अच्छा, तो वलीद को क्या अगले इलेक्शन में खड़ा करने का इरादा है आपका? देखिए, मैंने थोड़ी खड़ा करना है, ये तो या उसने खुद खड़ा होना है या उसकी पार्टी ने उसको खड़ा करना है। तो ये फैसला उसकी जमात का और उसका अपना फैसला है। अब जिस तरह की उसकी उम्र है, अपने 40 की दिहाई में है, तो इसलिए बचपन में भी अपने फैसले खुद ही करते थे हमारे बच्चे, तो इस उम्र में पहुंच के तो जाहिर है उनके ऊपर कोई आप वो डाल नहीं सकते प्रेशर के जी आप हमारा फैसला कबूल करें। चल बे डार्लिंग, जस्टिस नासरा जावेद साहिबा को दिल की गहराइयों से खराज तहसीन पेश कर। जस्टिस नासरा जावेद, इंसाफ की डार्लिंग। जज साहिबा, आपका बहुत शुक्रिया, आप मेरे प्रोग्राम में तशरीफ लाई। बस मैं समझती हूँ कि हमारे माशरे में जो आजकल की सूरत हाल है, उसमें थोड़ा सा रिक्रिएशन और तंज़ो मज़ा होना ज़रूरी है, लेकिन इसके साथ साथ ही ऐसे प्रोग्रामों में कोई ख़ास ज़रूर एक मौजू को सामने रखना चाहिए जिसके ऊपर मुस्बत आप ख़यालात लोगों तक पहुंचा सकें। और टॉक शोज़ में ये बहुत ज़रूरी है कि आप लोगों तक मुस्बत आरा पहुंचाएं और उनको ऐसी सिफारिशात पहुंचाएं जिनके ऊपर वो अमल दरामद करें, तो पाकिस्तान जो है जिन मुश्किलात से घिरा हुआ है उससे बाहर निकले और तरक्की पजीर ममालिक की सफ़ में शामिल होकर फिर तरक्की याफ्ता ममालिक की सफ़ में आ जाए। तो लीजिए ख़वातीन और हज़रात, वक्फा किए देते हैं, मिलते हैं इस वक्फे के बाद। तेरे बिना भी क्या जीना, तेरे बिना भी क्या जीना। वेलकम बैक नाजरीन, आइए डार्लिंग के साथ खेलते हैं आज की कसौटी। नाजरीन, आज हम डार्लिंग से जिस शख्सियत के बारे में पूछेंगे वो हैं ये। लो भाई डार्लिंग, कसौटी का टाइम शुरू होता है अब। राइट सर, जरा शख्सियत का हल्का फुल्का तारीफ तो कराएं। एक ऐसी शख्सियत जो अमेरिका और ड्रोन के सख्त खिलाफ है। बाबे, वो तो फिर मैं ही हो सकता हूँ। नहीं नहीं, वो एक सियासी शख्सियत है, बल्कि बहुत बड़ी सियासी शख्सियत। अच्छा, बहुत बड़ी सियासी शख्सियत। ओ बाबे, आप उनकी बात कर रहे हैं जिनकी पार्टी को हाल ही में हुकूमत में वजारतें मिली हैं, जो हर हुकूमत के साथ होते हैं? नहीं भाई, जिसका मैं पूछ रहा हूँ ना, वो अपने सूबे की आला तरीन वजारत पे फायज हैं। शाहबाज शरीफ। हाँ, खादम आला शहबाज शरीफ। अरे भाई, ये वो नहीं है, इन्हें एक वजारत लेने के लिए दूसरी छोड़नी पड़ी या जबरदस्ती छुड़वाई गई है? हाँ, कह सकते हो। तो बाबे, कहीं आप उनका तो नहीं पूछ रहे जिन्होंने जाने तक खत भी नहीं लिखा? डार्लिंग, अपना माइंड रिफ्रेश करो। जिनका मैं पूछ रहा हूं वो बड़े धीमे लहजे के एक्स्ट्रा स्मार्ट हैं। धीमा लहजा और एक्स्ट्रा स्मार्ट है। बाबे, मेरा ख्याल है आप उनका पूछ रहे हैं जो बोलते हैं ना, जब बात करते हैं तो किसी को समझ नहीं आती अलावा चौरी शुजात के। बुलौरी आंख वाला।
सुन बे बलौरी अखबार लिया। नहीं डार्लिंग, बिल्कुल नहीं। हैं? अच्छा तो ये बताएं डॉक्टर साहब कि क्या ये ऐसे ओहदे पे हैं जहाँ पे अपनी मनमानी कर सकते हैं? नहीं, ये वही करते हैं जो इनका पार्टी लीडर कहता है। यानी पार्टी लीडर के हुक्म की तामील करते हैं। ओ बाबेओ, आप कहीं उनका तो नहीं पूछ रहे जिन्होंने ताहयात गवर्नरी का ओथ उठाया हुआ? गलत, फिर गलत। कमाल है। तो बाबेओ कोई हैवी सा इशारा ही दे दे। हाँ? तो लो फिर एक हैवी इशारा दे दूं मैं। इन्होंने एक सरकारी हेलीकॉप्टर इस्तेमाल किया है जिस पर बड़ी लेदे हुई। सरकारी हेलीकॉप्टर हैं? हमजा शहबाज? नहीं डार्लिंग, वो भी नहीं। बाबेओ एक आखिरी इशारा दे दे, सिर्फ एक मर्तबा। ताल्लुक इनका खैबर पख्तूनख्वा से। खैबर पख्तूनख्वा, दीमा लहजा, हेलीकॉप्टर। और परवेज रशीद खटक है? बेटा रशीद नहीं है, सिर्फ परवेज खटक। चलो रशीद तल्लकात की बिना पे लग गया, वो भी अपना भाई है। लीजिए ख्वातीनो हजरात, बढ़ते हैं अगले सेगमेंट की जानिब। ख्वातीनो हजरात, डार्लिंग कोर्ट में आज जिस शख्सियत पे हम मुकदमा चला रहे हैं वो परले दर्जे के इनकलाबी हैं, लेकिन तमाम तर कोशिशों के बावजूद भी वो आज तक हुकूमत नहीं बना सके। तो आइए बात करते हैं जलसों, रैलियों और धरनों के कलाकार अन्ना हजारे से। अन्ना जी जरा मुस्कुराइए तो सही, ताकि कार्रवाई तो शुरू करें हम। अन्ना जी, हमारे यहाँ आजकल बड़ी बड़ी शख्सियात को पकड़ा जा रहा है और बेशुमार लोग जेल में हैं। आप नहीं समझते कि ये अच्छी बात है? आज जो कुछ लोग जेल में गए वो प्रेशर से गए हैं। किसके प्रेशर से? अन्ना जी, जो लोग कानून की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं उन्हें जेल भेज रहे हैं। कितने मिनिस्टर जेल में गए, कितने बड़े ऑफिसर जेल में गए, बताइए। अन्ना जी, मुशर्रफ साहब कोई छोटे आदमी तो नहीं, वो हिरासत में है। चुप बैठो ना तो कान काटेगा। अरे साहब, ये बातें तो करनी पड़ेंगी। जरा ये तो बताओ अन्ना जी कि आप भी इनकलाबी हैं और इमरान खान भी इनकलाबी, कहीं आपका आशीर्वाद तो नहीं उन्हें? इनको आशीर्वाद है सरकार का। कौन सी सरकार का, आपकी या हमारी? हमारा आदमी है ना वो। सवाल ही पैदा नहीं होता। इमरान खान एक मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी है, वो किसी और का नहीं सोच सकता। हम भी इस बात को मानते हैं। जरा अन्ना जी ये तो बताओ ऑफ द रिकॉर्ड, आपकी और मीरा की दोस्ती कैसी चल रही है? छुपा कर चल रही है। अरे भाई, इस उम्र में छुपा के दोस्ती होनी चाहिए। जरा ये तो बताओ कि अगर मीरा आपसे शादी कर ले तो आपको क्या बना सकती है? भिखारी, सादा भिखारी। अन्ना जी, आपके ख्याल में मुशर्रफ साहब का क्या बनेगा? सुप्रीम कोर्ट उनको पनिशमेंट देगा। अन्ना जी, अगर आपको मुशर्रफ साहब से मिलने की इजाजत दे दी जाए तो आप उनसे क्या कहेंगे? राजा, सेवा करने का मौका दीजिए। ये बात तो आप राजा परवेज अशरफ के बारे में कह चुके हैं। क्या अब वो आपके राजा नहीं रहे? ये राजा है ना, लेकिन क्या होगा कि राजा को पता नहीं चला मैं राजा बन गया। अन्ना जी, शाह महमूद कुरैशी अगर आपकी पार्टी ज्वाइन कर लें तो क्या सुलूक करेंगे आप उनसे? निकाल देंगे उसको। तो क्या आप भी किसी और को अपने अलावा इनकलाबी नहीं देखना चाहते? लो अन्ना जी, इस सच पे हम आपको बाइज्जत बरी करते हैं। चुप बैठो ना तो कान काटेगा। दीजिए ख्वातीनो हज़रात, वक्फा हुआ चाहता है, मिलते हैं इस वक्फे के बाद। ख्वातीनो हज़रात, अब पेशे खिदमत है डार्लिंग का गाया हुआ चौथे नंबर पे आने वाला ये गीत। अमरीकी बीट दे, अमरीकी बीट दे, अमरीकी बीट दे, अमरीकी बीट दे। ओ कित्थों आईयां वोटां दियां बोल
भंगड़ा सब अपनी चीट पे आजा वक्तन बा बिजली ना महंगी करता जा पब्लिक नू ना कर डेस्परेट ना कर हुंदे बा मलिया में मियां जी नहीं इंज करीदा खलकत नू नहीं तंग करीदा एक कर नहीं पेशी आया अपने दिल नू रोग लगाया खान साहब भी लगे कैन हुन नहीं हो खटकते कैन लोकी गर्मी सर्दी सैन ते पावे गवर्नमेंट ते बैन IMF तो कर्जा लेना कितना मिलदा होना लेला तू ओदा मजनू ओ तेरी लैला हट जा पहले साथ आ लैला फिर पाना सारे भंगड़ा अमरीकी बीट ते अमरीकी बीट ते नवाज शरीफ वज़ीर आज़म बना अल्लाह के फजल से अंधेरे खत्म न किए तो मेरा नाम शहबाज शरीफ नहीं है। गवर्नमेंट वादे करके भूल भुला गई सर्दी दे विच गैस दी हथ करा गई पकदी नहीं जे हांडी ये नी हीट ते तो आ जाओ पाइए भंगड़ा इस गवर्नमेंट हीट ते अमरीकी बीट ते चुल्ले दी हीट ते पेश खिदमत है नाजरीन डार्लिंग का गाया हुआ तीसरे नंबर पे आने वाला ये गीत। बिल दे दिया है हाँ और देंगे जान ना निकालो हाय PM ओ रब दी कसम PM रब दी कसम बिल दे दिया है हाँ और देंगे जान ना निकालो हाय PM रुख गैस ने है मोड़ लिया कैसा हमने सोचा नहीं था कभी ऐसा रुख गैस ने है मोड़ लिया कैसा हमने सोचा नहीं था कभी ऐसा आता नहीं यकीन क्या से क्या हो गया किस तरह पेट्रोल महंगा हो गया इंसाफ कर दो CNG दे दो इतना ही कर दो करम। अब पेश खिदमत ख़वातीन और हज़रात डार्लिंग का गाया हुआ दूसरे नंबर पे आने वाला ये गीत। कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है कि जैसे मुल्क बनाया गया है तेरे लिए कि जैसे मुल्क बनाया गया है तेरे लिए तुम अब से पहले भी कुछ करके ना दिखा पाए तुम अब से पहले भी कुछ करके ना दिखा पाए तुम्हें दोबारा बुलाया गया है किस के लिए कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है कि बिजली गैस के बिल भी बड़ी कयामत है कि बिजली गैस के बिल भी बड़ी कयामत है ये बंगले और ये कारें हैं तेरी ही खातिर मगर ये रैलियां जल से हमारी किस्मत है। तो लीजिए ख़वातीन और हज़रात अब पेश खिदमत है डार्लिंग का गाया हुआ चोटी का गीत।
सरदारी रे तेरे बिना भी क्या जीना, तेरे बिना भी क्या जीना। चौकों में गलियों में वो तुम किन गलियों में, चौकों में गलियों में वो तुम किन गलियों में, यारी मियाँ से टूटे ना। बेटे को भी ये समझाना, बेटे को भी ये समझाना। सरदारी रे डेमोक्रेसी को बचाना, तेरे बिना भी क्या जीना। सरदारी रे तेरे बिना भी क्या जीना, तेरे बिना भी क्या जीना। सिर्फ मर्जी तेरी, लोड शेडिंग ये क्यों हर सू है। कराची से ले कर खैबर तक हर घर में ये ही मौजू है। जान ये छूटे ना, जान ये छूटे ना, वादे कर झूठे ना, फिर हमको लूटे कभी ना। तेरे बिना भी क्या जीना, तेरे बिना भी क्या जीना। वो बिजली रे तेरे बिना भी क्या जीना। गर्मी का जब आया महीना, गैस बिन रोगन मेरी रातें, चूल्हे ठंडे भूखे सारे। गवर्नमेंट अपनी जाने क्या है, सोचे ना जनता के बारे। मियाँ जी खान जी, मियाँ जी खान जी, क्या तुमने है बस गरजना। जनता के लिए भी कुछ करना, अब छोड़ो आपस में झगड़ना।